नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय कुशवाहा और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो गोलीय दर्पण, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें का उस सीरीज का आज तीसरा पार्ट है, जो कि थर्ड पार्ट में है कि गोलीय दर्पण आज का जो टॉपिक रहेगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि दर्पण क्या होती है। तो परावर्तक तल के आधार पर दर्पण के दो टाइप की होती है, जो कि पहला होता है समतल दर्पण और दूसरी होती है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ कि गोलीय दर्पण क्या होती है। तो फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि गोलीय दर्पण क्या होती है, कि वे दर्पण जिसमें परावर्तक तल क्या हो, वक्र या गोली हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे फिगर देखते हैं इसका, कि गोलीय दर्पण जैसे कि एक क्या होता है कि एक कांच का खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण क्या होती है, कांच की एक खोखला गोला होता है। ठीक है, इसके पहले में दर्पण से पहले कांच होता है जो कि खोखला होता है अंदर से। तो अगर जब खोखला होगा तो इससे क्या होगा, इसका कुछ सेंटर होगा, गोला है तो, और क्या होगा उस सेंटर से कुछ क्या होगी, इसकी कुछ रेडियस होगा, उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस कांच को से दर्पण यानी कांच से दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं कि सेंटर से कुछ भाग में क्या करते हैं, इसको हम दो भाग में क्या करते हैं, सेपरेट कर दे, काट देते हैं। यहाँ से एक भाग यहाँ से कट कर दिए और एक भाग क्या कर दिए, ऐसे कट कर दिए यहाँ से। ठीक है, सेंटर से क्या करिए, कुछ दूरी पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इसको दो पार्ट में काट दिए। तो काटने से क्या है कि जो सेंटर है, देखिए ध्यान से, एक वाला इधर वाला जो भाग है, लेफ्ट वाला भाग ऐसे बना है और राइट वाला भाग क्या बना है, ऐसे बना है। दो दर्पण दिखाई दे रहा है सामने। अब क्या करेंगे, इस वाले भाग को ऐसे मतलब दिखाई दिया और ये वाला भाग को क्या है, ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटर है, इस दोनों का सेंटर यहाँ पर रहेगा बीच में, और ये जो रेडियस है ये आगे चल के यही सेंटर क्या होती है, वक्रता केंद्र हो जाती है, और इसका जो रेडियस होता है ये वक्रता त्रिज्या हो जाती है आगे चल के। ठीक है, अब इस रेडियस क्या करेंगे, दोनों को यदि इस रेडियस को आगे बढ़ाएं लंबे दूर तक, तो क्या होगा, इन दोनों दर्पणों के लिए क्या होगा, ये मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं कि दर्पण को दो भाग में काटकर किसी एक भाग पर क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, मतलब उस पर कोई ना कोई पेंट, कोई केमिकल उसका पेंट कर देते हैं। तो जैसे इस वाले भाग में देखें, अंदर वाले क्या करते हैं कि पहले तल में देखें, प्रकाश प्रकार क्या है, उभरा हुआ तल है, तो इसके क्या करते हैं, अंदर की तरफ कलई कर देते हैं इस वाले भाग में, और इस वाले में क्या करते हैं कि बाहर की तरफ कलई कर देते हैं। ठीक है, एक ही गोलीय दर्पण को दो भागों में काट दिया गया है। अब दर्पण बनाने के लिए किसी एक तल पे क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। तो पहला वाला पार्ट ऐसा है जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है और अंदर क्या है, धसे हुए भाग पर कलई की गई होती है। और सेकंड पार्ट पे इस पर क्या है कि बाहर जो उभरा हुआ तल है उस पर कलई की गई होती है और अंदर वाले भाग जो धसा हुआ है वह खाली है। ठीक है, इसके आधार पर क्या करते हैं कि अब दर्पण दो टाइप की होती है। तो जिस तरह के तल होता है, जिस तल का प्रकाश का जो परावर्तन घटनाएं होगी जिस तल पर होगा, उस तल के आधार पर दर्पण को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो अगर उभरा हुआ तल है तो ऊ से होता है उभरा हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तल दर्पण। क्या नाम पड़ा, उत्तल दर्पण। और ये वाला जो भाग है ये होता है और अंदर की तरफ प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा और से अंदर यानी अवतल दर्पण। क्या नाम हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस तरह से गोलीय दर्पण को दो भाग में काटने से दो दर्पण बना, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। डिफाइन कैसे किया गया है कि वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल से क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब याद रखना है कि जैसे कि जिस तल पे प्रकाश का परिवर्तन होगा, जिस तल से प्रकाश का परिवर्तन होगा, उसी तल के आधार पर इस दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से लिखा है कि उभरा हुआ तल, यानी ऐसा दर्पण होगा जिसमें उसके उभरे हुए तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो चूंकि उभरे में ऊ आ रहा है, इसलिए उससे क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। और हर एक दर्पण की क्या होती है कि दो तल होती है। तो जब एक तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो दूसरे तल पर क्या की गई होगी, ऊपर कलई की गई होती है, दूसरे पर क्या की गई, कलई की गई होती है। क्योंकि अगर कांच होता
तो प्रकाश आर पार जा निकल जाएंगी, जिससे प्रकाश का परावर्तन घटनाएं नहीं हो पाएंगी। इसलिए क्या करते हैं, किसी एक तरफ कलई कर देते हैं। तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक उसका अपोजिट वाले तल पर क्या करते हैं, कलई की गई होती है। तो मतलब जब उभरे हुए तल पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उभरे हुए तल से, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर वाले भाग पर क्या किया गया होगा, कलई किया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये इसका मुख्य मुख्य अक्ष है उत्तल दर्पण का, ठीक है। अब क्या होती है कि मुख्य से समांतर कोई किरणें आ रही हैं, मुख्य से समांतर कोई किरणें आती हैं, तो क्या करते हैं, अब देखो उभरे हुए तल, ये वाला तल है उभरे हुए तल, तो क्या होती है कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा उभरे तल से होगा और अंदर वाले भाग पे क्या होगी, कलई की गई होगी, कलई। तो जब भी प्रकाश किरणें आएंगी मुख्य से समांतर प्रकाश किरणें क्या होगी, जैसे दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ऊपर की तरफ लौट जाएगा। इसका रीजन ये है कि तल क्या है, ऐसे है, तल ऐसे है, तो ऊपरी जो सिरा है उसकी ऊपरी सिरा ऊपर की तरफ ऐसे झुका हुआ है, ऊपर की तरफ झुका है, इसलिए प्रकाश किरणें जो भी आएंगी स्ट्रेट लाइन में, इसे टकरा क्या है, ऊपर की तरफ ही फेंकेगा, उसे ऊपर की तरफ ही क्या करेगा, वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। ये उसी प्रकाश किरणों क्या कहे, उसके नीचे वाले तल से डाला जाए प्रकाश किरणें क्या होंगी, मुख्य से समांतर चलेंगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, ऐसे आउटर की तरफ बाहर निकलेंगी, ठीक है। मतलब कि कौन से दर्पण है, अगर इसको हम गोला बनाए, एक गोली दर्पण था, एक कौन से दर्पण था, ये एक गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण में क्या किया कि एक तरफ हम कलई किए हैं, क्या किए हैं, एक तरफ कलई किए हैं, तो मतलब ये बना है उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसका पता है कि जब ये गोला होगा तो गोले में बताया था जस्ट क्या होगा, कुछ सेंटर होगा इसका और इसकी कुछ रेडियस होगी, यही इसका वक्रता केंद्र, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। और वक्रता केंद्र की जो क्या होती है, जो आधी दूरी होती है वो फोकस होता है। तो जब भी प्रकाश का जो परावर्तन होगा उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ऐसे के पीछे की तरफ छाया बनेगी, ठीक है, इसमें ऐसे। तो ध्यान रखना कि प्रकाश किरणें हमेशा जब भी किसी दर्पण, कोई भी दुनिया के दर्पण हो, प्रकाश किरणें क्या होती है कि हमेशा उस दर्पण के फोकस तल से ही होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा उत्तल दर्पण का। ये कौन सी दर्पण है, ये दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन सी दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दूसरा पार्ट है जो गोली दर्पण के जो दो भाग हैं, तो पहला था और उत्तल दर्पण और ये दूसरा भाग क्या है, अवतल दर्पण। तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो बोलेंगे वे गोली दर्पण जिसके धंसे हुए तल से क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए क्या होते हैं कि उभरे हुए तल से क्या होता है, तल पर कलई की गई होती है। मतलब कि वे गोली दर्पण होते हैं, इसके क्या होते हैं कि अब यहाँ नाम लीजिए, ध्यान रखिए, एक गोली दर्पण है जिसके धंसे हुए तल से, मतलब कि धंसे मतलब अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो अंदर है और इसलिए और से क्या होती है, अवतल होता है। इसके पहले क्या था कि उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, इसलिए वह उत्तल दर्पण था। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक दर्पण है ऐसे, इसका एक मुख्य अक्ष है जो कि सेंटर से उसे गुजरता है और यहाँ पे इसका ध्रुव P है। अब देखो क्या करते हैं, लिखा गया है कि जब धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो धंसे वाला तल यह है, तो क्या होता है कि और उभरे हुए तल पे क्या की गई होती है, कलई की गई होती है। तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होगा हमेशा उस तल के अपोजिट वाले तल पर क्या हो गई, कलई की गई होती है, ताकि प्रकाश किरण उस पार न जा सके, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इधर उभरे हुए तल पर कलई कर देंगे। अब मुख्य से समांतर कोई वस्तु रखी गई है जिससे प्रकाश चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से, हमेशा बताए थे अभी कि किससे गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। उसी तरह से अगर नीचे की तरफ से कोई किरणें आ रही हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, इसी फोकस से होकर गुजरेंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है। ये किरणें आ रही है, बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो प्रकाश किरणें क्या है कि अंदर से प्रकाश का जो दर्पण है, उस दर्पण के अंदर वाले भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्योंकि अगर इसको हम बनाए ऐसे, ये गोली दर्पण, तो यही वाला गोली दर्पण है, गोला होता है, जैसे कि पता है सबको, ये वाला भाग, ठीक है। ये गोली दर्पण थोड़ा से फिगर राउंड शेप नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ समझना है इसमें, ठीक है। तो ये गोली दर्पण है और गोली दर्पण के वाले अंदर वाले भाग पे क्या किया है, कलई की गई होती है, ठीक है। अब इसका अगर पूरा कल्पना करेंगे तो कुछ सेंटर ऐसे होगा, इसका सेंटर अगर ये पूरा गोला होगा
तो क्या होगा, इसे कुछ एक सेंटर होगा जो कि वक्रता केंद्र होती है आगे। ठीक है, अब गोली दर्पण से कुछ भाग होंगे, जो गोली दर्पण कुछ भाग होते हैं, कुछ विशिष्ट उसके पद हैं। ठीक है, इसका हम डिफाइन करेंगे। इसमें पहला पद है कि आपका ध्रुव, जो कि पोल होता है, ध्रुव होती है। ये किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल होता है। किसी भी जो भी गोली दर्पण होते हैं उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु होता है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं हम, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक गोली दर्पण है तो परावर्तक तल यह है, कोई भी गोली दर्पण है, उत्तल है अवतल ले ले, इसका एक परावर्तक तल यही है, जिससे प्रकाश परावर्तन क्या होगी उसी तरह से होगा। तो डिफाइन क्या किया गया है कि इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मतलब कि ये जो तल है, अगर इस तल को हम सीधा कर दे, हालांकि तल कैसा है, वक्र है, तो तल को सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऐसे सीधा बनेगा। ठीक है, ये तल क्या होगा, सीधा बनेगा। अब मान लीजिए जो सेंटर है, कह रहा है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसकी पूरी हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 5 सेंटीमीटर में होगा। यानी अगर पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर का है तो इसका हाफ पॉइंट यानी आधा मिडल पॉइंट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये दर्पण क्या है, मध्य बिंदु है। तो किसी भी दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उसी के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव बोलते हैं। जिसे प्रेजेंट करते हैं हम, क्या करते हैं, इसे P से क्या करते हैं। अब जो दूसरी भाग होती है आपकी वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होती है कि यह दर्पण का एक भाग होता है जिसकी लंबाई क्या होती है, जो लंबाई होती है वह दर्पण की फोकस दूरी की 2 गुना होता है। मतलब कि कोई भी दर्पण होती है तो पहला कि पता कि ये जो उत्तर या उत्तर जो भी दर्पण बनता है, इसके पहले क्या होता है, एक गोली दर्पण होती है। क्या होता है, एक जैसे यह एक गोली दर्पण होती है। चलिए ठीक, हम बनाते हैं गोली दर्पण। यह एक गोली दर्पण है। ठीक है, अब इसी किसी एक को भाग क्या करते हैं हम, काट कर कोई दर्पण, उत्तर दर्पण या उत्तर दर्पण बनाते हैं। तब बताए थे कि जो गोली दर्पण का कुछ सेंटर होगा, तो जो सेंटर होती है वो ऐसी दर्पण का क्या होता है, एक भाग होता है। अगर यहाँ से हम सपोर्ट यहाँ से हम दर्पण बना दिए हैं, यहाँ से हम क्या कर दिए, दर्पण बना दिए हैं, तो शीर्ष वाला जो भाग है यही क्या हुआ, भाग कट चुका है। क्या हुआ है, ये वाला भाग कट गया है। अब इसको मिटाते हैं, ये वाला भाग क्या हुआ, कट गया है, और इस तरह से क्या बना है, दर्पण बना है। ठीक है, तो जो दर्पण बना है, तो देखिए ये सेंटर उसी दर्पण का सेंटर है। यानी ये दर्पण को अगर ऐसे हम अब क्या करेंगे, कल्पना से ऐसे डैश डैश करके मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर होती है। तो अगर इसकी हम मुख्य अक्ष को बनाए, जो रेडियस होता है जिसको मुख्य अक्ष होने जाएंगे, वो दर्पण से परावर्तन के पास हमेशा कैसे गुजरता है, फोकस से गुजरती है। तो वक्रता केंद्र यहाँ जो दिखाई दे, वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के परावर्तक तल यानी ध्रुव से और वक्रता केंद्र जो बीच की दूरी होती है, ठीक उसकी आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो जितना फोकस दूरी होता है उस फोकस दूरी क्या होता है, यह 2 गुना होता है। कौन सा, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो एक दर्पण का ही भाग होता है। अगर यही पूर्ण गोला होता है तो इसको हम कहते हैं सेंटर, लेकिन जब किसी दर्पण की बन जाती है, हाफ दर्पण की बन, इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। मतलब कि वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग है और उसका वह सेंटर पे है, केंद्र पे है। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष, जो कि दर्पण से संबंधित तीसरा पार्ट है। मुख्य अक्ष क्या होता है कि किसी दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। पता है किसी भी दर्पण में, जैसे कि एक दर्पण है, एक दर्पण है, तो पता है कि जो दर्पण होती है इससे कुछ केंद्र क्या होते हैं, अभी बताए थे, कुछ अगर गोला इसको पूरा राउंड करें, कुछ राउंड करें इसका, तो क्या होगा, कुछ सेंटर बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जिसका मुख्य बिंदु जो परावर्तक तल है, इस तल पे क्या होंगे, ध्रुव होगा। तो परिभाषा क्या कर रहा है कि किसी दर्पण के, क्या कर रहा है कि किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे क्या कहेंगे हम, मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह है, तो किसी भी दर्पण क्या होती है कि वक्रता केंद्र होती है सी, और उसका जो ध्रुव होता है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, और अगली पॉइंट क्या है,
ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है कि फोकस दूरी से पहले समझिए कि इसका क्या होती है कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से पहले क्या होती है कि फोकस पॉइंट होता है, फोकस बिंदु होती है। तो किसी भी दर्पण में मुख्य से समांतर जो चलने वाली किरणें होती हैं, वो दर्पण से क्या होती है कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं, वो बिंदु क्या होती है, मुख्य अक्ष पे स्थित होता है। तो जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। एक बार फिर सुने कि किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। उसे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से प्रेजेंट करते हैं। अब जो उसका अगला पॉइंट है कि जो फोकस दूरी होती है उसी के कारण किसी दर्पण के फोकस बिंदु, अभी जो मैं फोकस बिंदु बताया हूं, तो फोकस बिंदु तथा ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोलेंगे हम, फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक दर्पण है, इसका एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। एक मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, इसका वक्रता क्या है कि इसका जो पोल है ध्रुव ये पी है, ये वक्रता केंद्र सी है। अब मुख्य से समांतर कोई वस्तु रखी है, मुख्य से समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, यही बिंदु है, ठीक है, मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस हम बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु कहा जाता है, जिसे कैपिटल एफ से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो डिफिनेशन है कि फोकस दूरी क्या होती है कि फोकस बिंदु और एफ की जो बीच की दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जो कि स्मॉल एफ से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका भी डिटेल हम डिफाइन आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला पॉइंट कुछ नोट पॉइंट है, जैसा कि पॉइंट है कि जो दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, अपसारी दर्पण कहलाता है। ऐसा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का अपसारी होने की प्रकृति बताइए। मतलब कि ऐसा दर्पण होती है कि जो अपन ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणें क्या करता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणों क्या कर देता है, फैला देता है। तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे अपसारी, मतलब फैलाने की प्रकृति वाले दर्पण को हम बोलते हैं अपसारी। जैसे एग्जांपल देखिए आप फोटो में, इस फिगर में देखिए कि जैसे कि एक उत्तल दर्पण है, बाहर की सरफेस क्या है, कलई की गई होती है। अब यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या हो रही है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात को ऊपर की तरफ लौट रहा है। ये जितने भी किरणें जाएंगी सभी किरणें क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो यानी पहले के प्रकाश के समांतर जा रही हैं और दर्पण से परावर्तन के प्रकार फैल रही हैं। तो फैलने को क्या होता है, इसको अपसारी प्रकृति करते हैं। और इससे क्या होता है कि फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरे जो उत्तल दर्पण होता है वह एक अपसारी दर्पण की तरह व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट है कि जो दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को एक जगह पे क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, अभिसारी दर्पण कहलाता है। मतलब क्वेश्चन आती है कि जो अवतल दर्पण होती है उसकी अभिसारी होने की प्रकृति बताइए। तो अभिसारी का मतलब होती है कि जो दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है उसे बोलेंगे हम अभिसारी दर्पण। जैसे कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश वस्तु रखी गई है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से बिंदु से गुजरती हैं। आप लोग जानते हैं कि फोकस से बिंदु से गुजरती है, नीचे से प्रकाश किरणें को डाला जाए ये भी किरणें क्या होंगी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। तो यानी समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है कि एक ही पॉइंट पर इकट्ठा हो रही हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे अभिसारी प्रकृति, ठीक है। तो ये अवतल में देखा जाता है कि अभिसारी प्रकृति, जबकि उत्तल में देखा जाता है अपसारी प्रकृति, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए।